ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे डिजाइनिंग यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स की। जितना आपको मैंने बता दिया था उतने का एक क्विक रिवीजन, और इसके बाद कोड लिखना करते हैं अपन स्टार्ट। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स? कैसे समझाएंगे किसी को यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं? वेरी गुड। यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं, those programs which can accept some data, which can accept some data or values from the user at runtime। ये रन टाइम क्या होता है? व्हाट इज रन टाइम? रन टाइम मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। तो जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है उस दौरान अगर आपका प्रोग्राम यूजर से कुछ इनपुट लेता है तो हम बोलते हैं आपका प्रोग्राम अपने आप में इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव वे में आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू वी स्टोर डेटा? ये भी हमने पढ़ा था। हाउ डू वी स्टोर डेटा इन आवर प्रोग्राम? हम अपने प्रोग्राम में यूजर से डेटा ले तो लेंगे, स्टोर कैसे करेंगे? तो जवाब था अगर हमें अपने प्रोग्राम में डेटा स्टोर करना, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा, व्हाट नीड्स टू बी डन? देन वी मस्ट डिक्लेयर, हाँ 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 हाँ, डेटा टाइप नहीं, वी मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डेटा टाइप बतानी पड़ती है। वी मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम। ओके, अब आता है अगला सवाल, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? अगर कोई पूछे तो मैं कैसे समझाऊंगा व्हाट इज अ वेरिएबल? तो आपका जवाब होगा रिगार्डिंग वेरिएबल, जस्ट लाइक मैथ्स इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो, just like maths in programming also, variables are containers, right? Containers of what? Containers of data or value। आपके प्रोग्राम का कोई भी डेटा हो, आपके प्रोग्राम की कोई भी वैल्यू हो, अगर आपको उसे कहीं स्टोर करना है तो स्टोर करने वाला अपने आप में कौन होगा? स्टोर करने वाला अपने आप में होगा एक वेरिएबल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या सभी लैंग्वेजेस में सेम तरीका होता है? तो जवाब है नहीं, सेम तो नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेजेस में तरीका सी वाला ही फॉलो होता है। मैक्सिमम में कौन कौन आती है? मैक्सिमम में सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है। इन सभी लैंग्वेजेस में जो तरीका आपको दिखेगा वो सी लैंग्वेज वाला तरीका ही दिखेगा वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे बनाते हैं? जवाब था सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने का जो सिंटेक्स होता है उसमें प्रोग्रामर सबसे पहले कंपाइलर को बताता है वेरिएबल की डेटा टाइप, फिर प्रोग्रामर कंपाइलर को बताता है वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप क्या होती है? कोई पूछेगा तो कैसे समझाऊंगा मैं डेटा टाइप के बारे में? तो आप डेटा टाइप के नोट्स भी ले लीजिए। डेटा टाइप के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप बोलोगे डेटा टाइप्स आर दोज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स होते हैं ना? वेरी गुड। दोज कीवर्ड्स which inform the compiler, which inform the compiler about what? Which inform the compiler what kind of value, what kind of value the variable is going to hold। जो आप वेरिएबल बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके की वैल्यू
होल्ड करेगा। एंड ब्रॉडली इन सी लैंग्वेज वी हैव 3 डेटा टाइप्स। आपने देखा मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है ब्रॉडली। समझ रहे हैं मैंने ब्रॉडली क्यों लिखा है? ब्रॉडली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको सी में 9 डेटा टाइप्स मिलेंगी। कितनी? 9। अभी के लिए आप सिर्फ 3 डेटा टाइप से फेमिलियर होंगे, राइट? बेसिक डेटा टाइप से फेमिलियर होंगे, और इन बेसिक डेटा टाइप का नाम है कॉल्ड एज नंबर 1 इंट। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है फॉर स्टोरिंग नॉन डेसिमल नंबर्स, दैट इज इंटिजर नंबर्स। सेकेंड हमारे पास होता है फ्लोट। ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर स्टोरिंग डेसिमल नंबर्स। इसे आप यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स, जिन्हें मैथ्स में आप फ्रैक्शनल बुलाते हैं, उन्हें हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यूज बुलाते हैं। सो फ्रैक्शनल नंबर्स। और तीसरा कौन है हमारे पास? तीसरा हमारे पास है CHAR, कैर। So third option for data types which C gives us is char. What do we use chars for? तो आंसर है for storing character values. कैरेक्टर वैल्यूज मतलब अल्फाबेट्स, सिंबल्स, एटसेट्रा। आप इन्हें स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं कैर डेटा टाइप को। ठीक है, इतना आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन था। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आज जो हम कोड बनाने जा रहे हैं उसका आउटपुट कैसा आने वाला है। आज जो हम कोड बनाने जा रहे हैं, जो हमारा लेक्चर खत्म होते होते पूरा हो जाएगा, उसका आउटपुट हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए। प्रोग्राम जब रन होगा तो यूजर से बोलेगा अपनी एज इनपुट करो। एज अ यूजर यहां पर कोई एज वगैरह टाइप की जाएगी। लेट्स इमेजिन यूजर ने अपनी तरफ से एज टाइप करी 25। ये लिखकर यूजर एंटर स्ट्राइक करेगा, और जैसे ही वो एंटर स्ट्राइक करेगा हमारे प्रोग्राम का जवाब स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, योर एज इज 25। बस इतना ही आउटपुट आज के लेक्चर में हमें लाना है। बट आज का पूरा लेक्चर इसी बात पे हमारा कंज्यूम होगा। तो इस आउटपुट को ध्यान में रखते हुए अपन डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन हमेशा की तरह आज भी हमारी होगी #include stdio.h। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भले ही प्रोग्राम नया बनाने जा रहे हैं, लेकिन हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में अभी भी वही यूज होंगी जो आज तक हम यूज करते आए हैं, एंड दैट इज stdio.h। और stdio.h के बाद यूजुअल हेडर फाइल conio.h। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पलक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीवर्ड्स के मीनिंग्स कहाँ स्टोर होते हैं? पलक, कीवर्ड्स के मीनिंग कंपाइलर्स के अंदर स्टोर होते हैं। दुनिया का हर कंपाइलर अपनी लैंग्वेज के कीवर्ड्स को समझता है, अपनी लैंग्वेज के कीवर्ड्स को पहचानता है, राइट? हेडर फाइल्स में कीवर्ड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। हेडर फाइल्स में फंक्शंस होते हैं। कीवर्ड्स डोंट कम फ्रॉम हेडर फाइल। कीवर्ड्स आर डायरेक्टली बिल्ट इनटू द कंपाइलर। तभी तो उनको हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं। याद है ना आप लोगों को? कीवर्ड का दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड। उन्हें रिजर्व वर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कंपाइलर उन्हें अपने लिए रिजर्व रखता है। जब रिजर्व रखता है तो मतलब ही समझता है। इसलिए कीवर्ड्स आर डायरेक्टली बिल्ट इनसाइड कंपाइलर। किसी भी दुनिया के कंपाइलर को किसी भी कीवर्ड के लिए हेडर फाइल के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड लाइन पे, विच इन आर केसेस वॉइड मेन। ठीक है, अब अंदर आज से बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आपके प्रोग्राम में आने वाला है। सवाल है कौन सा चेंज आने वाला है? आप आज तक जब भी कोडिंग शुरू करते थे, आपको याद होगा आप मेन के अंदर CLR SCR से स्टार्ट करते थे कि नहीं? आप मेन के अंदर CLR SCR से स्टार्ट करते थे ना? है ना? लेकिन नोटिस करिएगा नोटिस करिएगा, आज से आप अपने प्रोग्राम में CLR SCR नहीं लिखेंगे।
आज आप अपने प्रोग्राम की शुरुआत किसी और लाइन से करेंगे। अगर आपको लग रहा है CLRSCR क्यों नहीं लिखेंगे? CLRSCR लिखने में क्या प्रॉब्लम होगी? उसका जवाब मैं आपको दूँगा 2 दिन बाद। आज उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा 2 दिन बाद। आज बस इतना मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम में CLRSCR से शुरू नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो फिर हम किससे शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन से। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीका, त्रिटांश आपने बात समझी नहीं ध्यान से। मैंने ये थोड़ी बोला है कि CLRSCR यूज़ करना ही नहीं है। कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप। मैंने ये थोड़ी बोला है CLRSCR यूज़ करना ही नहीं है। मैंने बोला है CLRSCR स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करना है। शुरुआत नहीं होगी CLRSCR से। समझा आपने? CLRSCR यूज़ तो करना है अपन को, लेकिन बाद में, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज हम वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? मैंने अभी आपको याद दिलाया लास्ट लेक्चर का रिवीजन कराते वक्त, वेरिएबल डिक्लेयर ऐसे करते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होगा हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब आप मुझे बताइए, यूजर जब अपनी एज देगा तो क्या उसकी एज में डेसिमल पॉइंट होगा? क्या उसकी एज में डेसिमल पॉइंट होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं होगा, उसकी एज में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। यानी एज प्योर इंटीजर होगी। यस, एज प्योर इंटीजर होगी। तो मेरा सबसे पहला एक्शन होगा, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूं मेन के अंदर आकर। तो मैंने वेरिएबल की डेटा टाइप रखी इंट, और जो बनाए वो नाम आप अपने वेरिएबल को दे सकते हैं। क्या नाम को देने के लिए कोई रूल रेगुलेशन है? बिल्कुल, वेरिएबल के नाम को देने के ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम कब पढ़ेंगे वो? हम पढ़ेंगे 2 दिन बाद। 2 दिन तक हम सिर्फ स्कैनफ को समझेंगे। 2 दिन बाद मैं आपको वेरिएबल बनाने के तरीके ऑफिशियली सिखाऊंगा। तब आपको बताऊंगा वेरिएबल का नाम क्या-क्या दिया जा सकता है, क्या-क्या नहीं दिया जा सकता है। अभी के लिए बस सुन लीजिए, आप कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैंने यूज कर लिया अपनी तरफ से ए। तो जैसे ही हम कहेंगे इंट ए, अब अगर आपसे कोई पूछेगा ये लाइन क्या कर रही है, ये जो इंट ए लिखा है, समझाओ ये लाइन से क्या हो रहा है? आपका इंटरव्यूअर आपसे बोलता है, तो आप बोलोगे इस लाइन से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। ये लाइन कहलाती है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कंपाइलर को इन्फॉर्म करना कि हम एक वेरिएबल यूज करेंगे प्रोग्राम में जिसका नाम हम ए रख रहे हैं, जिसकी डेटा टाइप हम इंट रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर होंगी। अब आता है एक बेहद पॉपुलर इंटरव्यू का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, जब आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कंपाइलर क्या एक्शन लेता है? आई रिपीट, जब आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कंपाइलर क्या एक्शन लेता है? आपका जवाब होगा, जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सी लैंग्वेज का कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। क्या रिजर्व करता है? स्पेस रिजर्व करता है। कितनी स्पेस रिजर्व करता है? वो डिपेंड करता है उसकी डेटा टाइप पे। फिलहाल डेटा टाइप कौन सी है हमारे वेरिएबल की? फिलहाल डेटा टाइप इंटीजर है। तो कितनी स्पेस रिजर्व करेगा कंपाइलर? इसके लिए रिजर्व करेगा 2 बाइट की स्पेस। कौन सा कंपाइलर? टर्बो कंपाइलर। जब भी हम टर्बो कंपाइलर में कोई इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो टर्बो कंपाइलर उसके लिए मेमोरी में 2 बाइट की स्पेस रिजर्व करता है। अब ये जो लाइन मैंने बोली, मेमोरी में 2 बाइट की स्पेस रिजर्व करता है, इसमें एक वर्ड आया मेमोरी। अगला क्वेश्चन आता है, ये कौन सी मेमोरी की बात मैं कर रहा हूं जहां कंपाइलर हमारे वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व करेगा? तो जवाब है, मैं बात कर रहा हूं रैम की। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी मेमोरी की। आ रही है बात समझ? मैं बात कर रहा हूं रैम या प्राइमरी मेमोरी की। अब सवाल आता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए फटाफट। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे जरूर से। आप क्या जानते हैं रैम के बारे में, उसके फुल फॉर्म के अलावा? फुल फॉर्म तो मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही सुना है ना आपने फुल फॉर्म के बारे में, राइट? मुझे बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे कंप्यूटर में रैम की जरूरत क्या होती है? एवरीवन प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन। अपने अपने वर्ड्स में समझाइए आप मुझे, हमारे कंप्यूटर में रैम की जरूरत
क्या होती है, क्यों हमारे कंप्यूटर में रैम बनाकर दी गई है? वेरी गुड। तो आपका जवाब होगा सर, रैम में हमारे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, रैम में हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा हमारे प्रोग्राम रैम में ही क्यों रन होते हैं, हमारे प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रन क्यों नहीं होते, हमारे प्रोग्राम पेन ड्राइव में रन क्यों नहीं होते, तो आपका जवाब होगा सर इसलिए क्योंकि जो प्रोग्राम को रन करने वाला कंपोनेंट है, कौन सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो रैम से कनेक्टेड होता है। हमारे कंप्यूटर का सीपीयू रैम से कनेक्टेड होता है और सीपीयू रैम से कनेक्टेड जिस वायर के थ्रू होता है, आपने शायद सुना हो, उसे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बोलते हैं बसेस। उसे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में हम बोलते हैं बसेस। फिर अगला डाउट आता है, ये बसेस रैम और सीपीयू के बीच में क्यों होती हैं? ये बसेस हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में क्यों नहीं होती हैं? आई मीन टू से, हम ये मानते हैं कि हमारा प्रोग्राम रैम में रन होता है, तो हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रन क्यों नहीं हो सकता? सीपीयू हार्ड डिस्क से डेटा क्यों नहीं उठाता? वो रैम से ही हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस क्यों पिक करता है? तो उसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। याद रखिएगा, रैम भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्पीड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही मैप की जा सकती है। जहां तक हार्ड डिस्क की बात है, हार्ड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती है। आपको पता होगा हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती है। हार्ड डिस्क इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। और आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप इस बात को समझते होंगे, एक मैकेनिकल डिवाइस की स्पीड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्पीड से कम होगी कि ज्यादा होगी? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। एक मैकेनिकल डिवाइस की स्पीड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमेशा कम होगी। तो जिस स्पीड से सीपीयू को डेटा चाहिए, क्या उस स्पीड से हार्ड डिस्क डेटा प्रोवाइड कर सकती है? जवाब है नहीं कर सकती है। जिस स्पीड से सीपीयू को डेटा चाहिए, हार्ड डिस्क में कैपेसिटी नहीं है उस स्पीड से डेटा प्रोवाइड करने की। तो ये कैपेसिटी किसके पास है? ये कैपेसिटी रैम के पास है। ये क्षमता, ये पावर स्पीड की रैम के पास अवेलेबल है। इसलिए आपने सुना होगा, जब भी अपन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं या स्पीड बढ़ाने की बात करते हैं, हम हमेशा, नोटिस करिए, हमेशा अपने कंप्यूटर की रैम की साइज को इंक्रीज करते हैं। आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, अगर कंप्यूटर हैंग हो रहा है, अगर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने कंप्यूटर की रैम बढ़वाइए। सुना है आपने? राइट? इसलिए अपन अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो रन कहाँ होते हैं हमारे कंप्यूटर में? वो सब के सब रन होते हैं रैम के अंदर। ठीक है? अब मैं पूरी कहानी फिर रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोगों का नेटवर्क ब्रेक हो गया था, पूरी कहानी सुनिए। तो मैंने पूछा, मैंने समझाया आपको, इंट ए ये लाइन क्या कर रही है? जवाब है ये लाइन वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही है। क्या होता है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं? तो जवाब है, जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए हमारे कंप्यूटर की रैम में स्पेस रिजर्व करता है। अगला सवाल आता है, कितनी स्पेस रिजर्व करता है? तो जवाब है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर और डेटा टाइप पे। ये डिपेंड करता है कंपाइलर और डेटा टाइप पे। हम इस समय कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं? जवाब है टर्बो। हम इस समय कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं ए के लिए? जवाब है इंट। तो जब हम टर्बो कंपाइलर में इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, तो वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट की स्पेस रिजर्व करने का काम करता है। अगला सवाल मैंने थोड़ा-सा और डीपली पूछा। हमने बार-बार अपने आंसर में एक वर्ड यूज़ करा, रैम। बताइए रैम क्या होती है और रैम की इंपॉर्टेंस क्या है? तो जवाब है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रैम की इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करते हैं, चाहे हम कोई मूवी देख रहे हों, चाहे हम इंटरनेट सर्फ कर रहे हों, चाहे हम सी का प्रोग्राम चला रहे हों, जावा का प्रोग्राम चला रहे हों, दुनिया का कोई भी काम कंप्यूटर पे कर रहे हों, चाहे हम वर्ड यूज़ कर रहे हों, नोटपैड यूज़ कर रहे हों, इस समय मैं ज़ूम यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी हम यूज़ कर रहे हों, कोई भी एप्लीकेशन जब कंप्यूटर में रन होती है, तो वो रैम में जाकर ही रन होती है। रैम में ही क्यों रन होती है? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर था। आई होप आप सबने उस आंसर को समझा होगा। कोई भी प्रोग्राम रैम में ही रन इसलिए होता है, क्योंकि प्रोग्राम को रन करना किसकी ज़िम्मेदारी है? प्रोग्राम को रन करना सीपीयू की ज़िम्मेदारी है और सीपीयू रैम से ही कनेक्टेड होता है। क्या सीपीयू और रैम के बीच में कुछ कनेक्टिविटी के लिए होता है? हाँ, सीपीयू और रैम के बीच में वायर्स होते हैं। इन वायर्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बसेस।
इन बसेस पे क्या ट्रैवल होता है? इन बसेस पे डेटा ट्रैवल होता है। इन बसेस का काम होता है डेटा को ट्रैवल करवाना। इसलिए हमारा जो भी कोड है वो रैम में ही रन होता है, जो भी डेटा है वो रैम में ही स्टोर होता है। रैम में ही क्यों होता है? उसका आंसर मैंने दिया। रैम एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, सीपीयू भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जिस स्पीड से सीपीयू को डेटा चाहिए, उस स्पीड से डेटा हार्ड डिस्क प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है और सीपीयू की स्पीड को मैकेनिकल डिवाइस मैच नहीं कर सकता। सीपीयू की स्पीड को हमेशा मैच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कर सकता है। समझ आया सबको? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब अगला सवाल आता है। अगला सवाल आता है, रैम का डिजाइन कैसा होता है? रैम का आर्किटेक्चर कैसा होता है? तो आप लोगों ने अगर रैम को कभी फिजिकली देखा हो, आप लोगों ने कभी रैम की अगर इमेज देखी हो, एक्चुअल रैम देखी हो, तो आपने देखा होगा एक लंबा सा चिप होता है, एक लंबा सा डिवाइस होता है ग्रीन कलर का, जिसको अपन लोग बुलाते हैं रैम। देखा है? रैम की अगर फिजिकल डिवाइस आपने देखा हो, फिजिकल चिप आपने देखी हो, तो आपने देखा होगा रैम ऐसा ही दिखता है, जैसा एक लंबी सी चिप आपके सामने रख दी गई हो। राइट? यस और नो? ऐसी दिखती है ना रैम फिजिकली? अगर आप रैम को देखें, एक्चुअल में अगर आप अपने लैपटॉप में लगी हुई रैम को देखें, तो रैम आपको कुछ ऐसी दिखेगी। लेट मी शो यू ऑन द इंटरनेट। फिर मैं आपको बताता हूं हम प्रोग्रामर्स रैम को कैसे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आईसीस के साथ आपको एक चिप दिखेगी। तो अगर मैं रैम का डायग्राम यूज करूं और मैं इमेजेस में जाकर चेक करूं, तो वी ऑल नो रैम हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसी दिखती है। ऐसी दिखती है ना? ये आपके कंप्यूटर की रैम की फिजिकल इमेज है। ये रैम फिजिकली ऐसी नजर आती है। राइट? तो इसके अंदर आईसीज होती हैं, ये फिजिकल चिप आपको दिखती है। लेकिन हम प्रोग्रामर्स रैम की इस फिजिकल इमेज को लेकर नहीं चलते हैं। हमें अपने प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट समझने के लिए रैम की कौन सी इमेज की जरूरत है? हमें अपने प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट समझने के लिए रैम की जिस इमेज की जरूरत है, वो हमारी रैम की कहलाएगी लॉजिकल इमेज। सब लोग समझ रहे हैं? हमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझने के लिए रैम की जिस इमेज की जरूरत है, वो रैम की इमेज कहलाएगी लॉजिकल इमेज। अब रैम लॉजिकली कैसी दिखती है? तो रैम लॉजिकली बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे आप जब स्कूल जाते थे, जब आप स्कूल गोइंग किड थे, तब आपकी मैथ्स की कॉपी के पेज का जो डिजाइन होता था, आपने कभी अगर याद करा हो, आपके मैथ्स की कॉपी के पेज में रोज और कॉलम्स होते थे। याद करिए, आपकी मैथ्स की कॉपी में रोज और कॉलम्स होते थे ऐसे, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह आपकी मैथ्स की कॉपी दिखती थी। राइट? तो जैसे आपके मैथ्स की कॉपी का पेज का डिजाइन होता है, बिल्कुल वैसे याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस में रैम का लॉजिकल डायग्राम हम लोग मानते हैं। ठीक है? और ये डायग्राम हमें पूरे कोर्स में फॉलो करना है, जब तक हम सी लैंग्वेज कंप्लीट ना कर लें। इनफैक्ट आप कभी भी कोई प्रोग्रामिंग करोगे, हमेशा इसी डायग्राम से आप रैम को विजुअलाइज करोगे। ओके? अब बात आती है जो डायग्राम है, इसमें जो हमने स्क्वायर्स बना रखे हैं या रेक्टेंगल्स बना रखे हैं, क्या है? तो मैं बता दूं, ये जो आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इन स्क्वायर्स को स्क्वायर या रेक्टेंगल ना बुलाकर हम बुलाते हैं CELL, सेल। एवरी बॉक्स जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, एवरी बॉक्स इन डायग्राम इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सेल। और हर सेल अपने आप में 8 बिट का होता है। कितने का होता है? 8 बिट का होता है। एवरी सेल इन इटसेल्फ इज ऑफ 8 बिट्स, एंड 8 बिट्स अगर आप जानते हो, तो दे मेक अप समथिंग विच इज कॉल्ड एज 1 बाइट। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा 1024 बाइट, दे मेक अप समथिंग विच इज कॉल्ड एज 1 किलोबाइट। सिमिलरली आप जानते होंगे 1024 किलोबाइट, they make up something which is called as 1 megabyte. Similarly 1024 megabyte, they make up something which is called as 1 gigabyte. Similarly 1024 gigabyte, they make up something which is called as 1 terabyte. ठीक है? और इसके आगे भी यूनिट्स चलते हैं। टेराबाइट के बाद पीटाबाइट, योटाबाइट, हेक्साबाइट, बहुत कुछ आता है। अपन अपना डिस्कशन रोकते हैं अप टिल टेराबाइट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये सब क्या लिखा है तुमने, बिट, बाइट, ये सब क्या है, तो ये सब कंप्यूटर साइंस में स्टोरेज यूनिट्स होते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट आर दे, तो इन कंप्यूटर साइंस दे ऑल आर कॉल्ड एज स्टोरेज यूनिट। यानी जैसे आप रियल वर्ल्ड में किसी की क्षमता, याद कीजिए, किसी की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के कुछ यूनिट्स यूज करते हैं,
किसी का वेट कैलकुलेट करने के कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे ग्राम किलोग्राम। तो जैसे रियल वर्ल्ड में आप वेट कैलकुलेट करते हैं ग्राम किलोग्राम में, दूरी कैलकुलेट करते हैं मीटर किलोमीटर में, ऐसे कंप्यूटर्स की दुनिया में जब हम ये कैलकुलेट करते हैं कौन कितना स्टोरेज ऑफर करता है, कौन कितना डेटा रख सकता है, तो उसके लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं वो यही होते हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट वगैरह वगैरह। इसलिए आपने देखा होगा जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो गीगाबाइट्स में होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो टेराबाइट्स में होती है, जो रैम आपको मिलती है गीगाबाइट्स के अंदर मिलती है, जो कैश मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर बनती है वो मेगाबाइट्स की बनती है। तो जब भी डेटा स्टोर कंप्यूटर में कहीं करा जाएगा, उसकी क्षमता हमेशा कैलकुलेट करी जाएगी इन दीज यूनिट्स जो बिट या बाइट से मिलकर बनते हैं। अगला डाउट आता है, सर ये बिट क्या होता है अपने आप में? तो मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। तो इस 0 और 1 में एक 0 अगर आप पिक करें, एक 0, तो वो अपने आप में कहलाता है 1 बिट। और ऐसे अगर आप 8 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बना लें, तो वो अपने आप में कहलाता है 1 बाइट। आई रिपीट, एक 0 बाइनरी का अपने आप में रिप्रेजेंट करता है 1 बिट। और ऐसे अगर आप 8 0 और 1 के कॉम्बिनेशन ले लें, तो वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है 1 बाइट। अब इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं कि 1 बाइट का हम इंसानों के लिए क्या मतलब है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फाबेट, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26, राइट। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फाबेट, गौर करिएगा, हमारे कंप्यूटर में एक बाइट के बराबर जगह लेता है। One alphabet of English language occupies a space of 1 byte in your computer's RAM। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अगर रैम में भोपाल स्टोर होगा तो वो कितने सेल ऑक्यूपाई करेगा? तो जवाब है वो 6 सेल ऑक्यूपाई करेगा। रैम में अगर भोपाल स्टोर होगा तो वो 6 सेल ऑक्यूपाई करेगा। क्यों भोपाल 6 सेल क्यों ऑक्यूपाई करेगा? बिकॉज भोपाल कंटेन्स 6 लेटर, और मैंने आपसे कहा एक लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर मेमोरी में कंज्यूम करता है अ स्पेस ऑफ 1 बाइट। याद रखिएगा ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं हर सेल में एक एक लेटर आ सकता है, तो आप बोलोगे यस, हर सेल में एक एक लेटर आ सकता है। जैसे हमने कंसोल के लिए समझा था, कंसोल में एक कॉलम एक कैरेक्टर की जगह देता है। डिड वी डिस्कस दिस? कंसोल में एक रो में 80 कॉलम्स होते हैं और एक कॉलम अपने आप में एक कैरेक्टर की जगह देता है। तो जैसे कंसोल में एक कॉलम एक कैरेक्टर की जगह देता है, ऐसे रैम में एक सेल एक अल्फाबेट के लायक स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठता है। तो ऐसे आपकी रैम के अंदर 88 बिट्स के कई सारे सेल्स होते हैं जो रैम की साइज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, आपके घर का हाउस नंबर होगा कोई ना कोई? जल्दी बोलिए। आपके घर का प्लॉट नंबर, आपके घर का कोई हाउस नंबर होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये हाउस नंबर का क्या फ़ायदा है और ये हाउस नंबर किसने दिया? तो आप मुझे बोलेंगे सर हाउस नंबर का फ़ायदा है उस लोकेलिटी में मेरा घर यूनिकली आइडेंटिफ़ाई हो पाए, मेरा घर यूनिकली लोकेट हो पाए, ये हाउस नंबर से होता है। और ये हाउस नंबर दिया किसने है? तो आप बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। जो उस सिटी को सँभालने वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो आपको लोकेलिटीज़ के नंबर देती है, हाउस नंबर्स देती है। बिल्कुल ऐसे इस रैम को कौन सँभालता है? तो जवाब है इस रैम को सँभालता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर नहीं सँभालता है, याद रखिएगा। रैम इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इश्नूर। सीपीयू तो रैम से डेटा लेता है। रैम इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम के हर सेल को एक नंबर अलॉट करता है, जो उस सेल की आइडेंटिटी होती है, जो उस सेल की पहचान होती है। और ये नंबर अलॉटमेंट हमेशा याद रखिएगा स्टार्ट 0 से होता है। जो आपका फर्स्ट सेल होता है उसका नंबर 0 होता है, जो आपका सेकंड सेल होता है उसका नंबर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, और ये लास्ट वाला कितना होगा? लास्ट वाला n-1 होगा। n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल। n का मतलब हो गया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल। अब ये जो आपको मैंने ब्राउन में लिखकर दिखाए 0 1 2 3, इन्हें हम नंबर्स नहीं बुलाते हैं। इन्हें आज से कभी नंबर मत बोलिएगा। अगर कोई बोलता है क्या है 0 1 2 3, इन्हें हम रैम में बोलते हैं एड्रेसेस। ये हर सेल का अपने आप में एड्रेस होता है। किसने अलॉट करा ये एड्रेस?
ये एड्रेस अलॉट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने करा। क्या ये एड्रेस प्रोग्रामर ने अलॉट करा? नहीं। क्या ये एड्रेस कंपाइलर ने अलॉट करा? नहीं। क्या ये एड्रेस सीपीयू ने अलॉट करा? नहीं। ये एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट करता है। वो रैम को मैनेज करता है, वो हर सेल को एड्रेस अलॉट करता है, लेकिन याद रखिएगा शुरू कहां से करता है? शुरू हमेशा 0 से करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप आने वाले दिनों में, मैं अभी बता रहा हूं, आप आने वाले दिनों में मुझसे 3 सवाल करेंगे। उन तीनों सवालों का जो बेस है वो यही है कि क्योंकि रैम का एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सी में ये चीज ऐसी है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए। हम इंसान जब गिनती गिनते हैं तो हमारी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? हम इंसान जब गिनती गिनते हैं तो हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, राइट? वी ह्यूमन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। हम नॉर्मली 0 से तो नहीं शुरू करते ना, हम नॉर्मली 1 से करते हैं। अगर मैं आपको किसी भीड़ में ले जाकर बोलूं यहाँ कितने लोग खड़े हैं गिनो, तो जब आप उस भीड़ में काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 करके करोगे ना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जब काउंटिंग करता है तो वो हमेशा स्टार्ट करता है 0 से। कंप्यूटर्स की आदत है, उनकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और फिर बाय 1 बढ़ती जाती है। तो आपकी रैम का जो फर्स्ट सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है? आपकी रैम के फर्स्ट सेल का एड्रेस अपने आप में 0 होता है, अगले सेल का फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। ऐसे कितने एड्रेस होंगे? कॉमन सेंस लगाइए, उतने एड्रेस होंगे जितने सेल होंगे। सेल कितने होंगे वो डिपेंड करता है आपके रैम की साइज पे। क्यों? क्योंकि याद रखिए 1 सेल इज इक्वल टू हाउ मच बाइट्स? 1 सेल इज इक्वल टू 1 बाइट। एक सेल 1 बाइट के बराबर होता है। एक सेल 1 बाइट कह लीजिए, 8 बिट्स कह लीजिए, एक ही बात है अहमद। 8 बिट का ही दूसरा नाम होता है 1 बाइट। जैसे 1000 मीटर का ही दूसरा नाम होता है ना 1 किलोमीटर। हाँ या ना? 1000 मीटर का ही दूसरा नाम होता है ना 1 किलोमीटर। 60 सेकंड्स का ही दूसरा नाम होता है ना 1 मिनट। बिल्कुल ऐसे 8 बिट्स का दूसरा नाम होता है 1 बाइट। तो आपके रैम की हर सेल की कैपेसिटी 1 बाइट की होती है और ऐसे उतने सेल होंगे जितनी आपकी रैम के अंदर बाइट्स होंगी। अब मैं वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूं कि जब हम इंट ए लिखेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? तो जवाब है, जब हम इंट ए लिखेंगे तो कंपाइलर हमारे कंप्यूटर की रैम के अंदर 2 बाइट की स्पेस रिजर्व करेगा। Why we are using semicolon? अहमद, हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? Which programming language we are learning, अहमद? We are learning C programming language. और C programming language का रूल क्या कहता है? After every statement, what we have to do? C programming language कहती है after every statement we need to put a semicolon. Semicolon का दूसरा नाम क्या होता है? Statement terminator. ये जो आप इंट ए लिख रहे हो ये एक स्टेटमेंट है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है। क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो यहाँ सेमीकोलन लगाना जरूरी है। नहीं 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 दिव्यांशी, ऐसा नहीं है। कॉल तब बोलते हैं जब पैरेंथेसिस लगाओ। आप लोग ये ना सोचें कि सिर्फ फंक्शंस के साथ ही सेमीकोलन लगाए जाते हैं। फंक्शन के अलावा और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंट ए में कोई फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए नहीं, कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। अगर फंक्शन कॉल होता तो आपको नहीं लगता यहाँ पैरेंथेसिस लगा होता ए के बाद? लगाइए दिमाग, लगा होता है ना? कोई पैरेंथेसिस दिख रहा है क्या आपको ए के बाद? नहीं दिख रहा है, तो ये कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। इसका मतलब हम सेमीकोलन फंक्शंस के अलावा भी यूज करते हैं। हम सेमीकोलन फंक्शन के अलावा भी यूज करते हैं। तो जवाब है हाँ, हम फंक्शन के अलावा भी सेमीकोलन यूज करते हैं। वरना सोचिए सेमीकोलन का नाम फंक्शन टर्मिनेटर होता है ना। अगर सेमीकोलन सिर्फ फंक्शन के लिए ही बना होता तो उसका नाम फंक्शन टर्मिनेटर होता, जबकि उसका नाम क्या है? फटाफट बताइए, उसका नाम है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये इंट ए भी अपने आप में एक स्टेटमेंट ही तो है, एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और वहां पर टर्मिनेट कर रहे हैं उसे सेमीकोलन से। इसलिए सेमीकोलन जरूरी है। नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, 100%। नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। कंपाइलर इतना स्ट्रिक्ट है कि वो आपकी अगली लाइन को पहचानने से मना कर देगा जब तक प्रॉपरली पिछली लाइन टर्मिनेट हुई भी उसे ना दिखे। इसलिए सेमीकोलन इज अ मस्ट। तो अब जैसे ही हमारा इंट ए स्टेटमेंट चलेगा, क्या इफेक्ट होगा इसका? तो इसका जवाब है, इफेक्ट ये होगा हमारे कंप्यूटर की रैम के अंदर, गौर करिएगा, 2 बाइट रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 बाइट में आप लोगों को कुछ इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। 2 बाइट रिजर्व हो जाएंगी, गौर करें कुछ ऐसे। ये 2 बाइट हमारी रैम में रिजर्व हो गई।
ओके, और ये जो 2 बाइट रिजर्व होंगी, ध्यान दीजिए, इस 2 बाइट का शेड कर रहा हूं इस डायग्राम को मैं, इस 2 बाइट का ब्लॉक का नाम हमारे वेरिएबल के नाम पे अलॉट हो जाएगा। क्या नाम दिया है आपने वेरिएबल को? हमने वेरिएबल को नाम ए दिया है, तो ये ब्लॉक ए के नाम पे रिजर्व हो गया। जैसे जब आप ट्रेन में सीट्स बुक करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, तो वो सीट आपके नाम पे बुक हो जाती है। परमानेंट या सिर्फ तब तक जब तक आप जर्नी कर रहे हैं? परमानेंट या सिर्फ तब तक जब तक आप जर्नी कर रहे हैं? यस, टेम्पररी, सिर्फ तब तक जब तक आप जर्नी कर रहे हैं। तो जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तब तक ये वाला एरिया हमारे प्रोग्राम के वेरिएबल के लिए अलॉट हो जाएगा, और इस वेरिएबल का या इस एरिया का नाम क्या पड़ जाएगा? इस एरिया का नाम पड़ जाएगा ए। ए नाम किसने दिया? हमने दिया। कुछ और भी दे सकते थे क्या ए की जगह? हाँ जी, हम कुछ और भी नाम दे सकते थे ए की जगह। और क्या दे सकते थे? मैंने कहा वो 2 दिन बाद, जब हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब हम अपना अगला स्टेप लेंगे। व्हाट इज दैट? अगला स्टेप है स्क्रीन को क्लियर करना। सो विल कॉल CLRSCR। पहले क्यों नहीं कॉल करा CLRSCR? उसका भी जवाब मैंने कहा मैं 2 दिन बाद दूंगा, अभी नहीं करना है, बस इतना मान लीजिए। इसके बाद अब आपका अगला स्टेप होगा, अगर आप आउटपुट की तरफ नजर डालें, तो आपको यूजर को मैसेज देना है एंटर योर एज। मैसेज कैसे देंगे? मैसेज देंगे आप प्रिंटफ की मदद से, और आप यहां लिखेंगे एंटर योर एज। एंटर योर एज के बाद मैंने कोलन लगाया है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा सर वो कोलन जरूरी है क्या? जरूरी सेमी कोलन होता है, कोलन किसी भी एंगल से जरूरी नहीं होता है। आप चाहें तो एज के बाद इस कोलन को, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको कोलन हाईलाइटेड? ये कोलन हाईलाइटेड दिख रहा है सबको? ठीक है, आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे बिगनर्स इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं लगाता हूं कोलन, आपको लग रहा है ठीक, आप लगाए, नहीं तो आप हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है प्रिंटफ के बाद हम लोग क्या करेंगे। तो जवाब है हम चाहते हैं प्रिंटफ के बाद हमारा प्रोग्राम पॉज हो जाए। एक बार फिर हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम को तो पॉज गेट सी एच करता था। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोग्राम को पॉज गेट सी एच करता था। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि गेट सी एच जब प्रोग्राम को पॉज करता है और यूजर कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप करेगा, तो गेट सी एच तुरंत प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगा। जल्दी बोलिए, बढ़ा देगा कि नहीं? यूजर जैसे ही कोई कैरेक्टर टाइप करेगा, गेट सी एच तुरंत के तुरंत प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगा। तो हमारी मदद कौन करेगा? तो हमारी मदद गेट सी एच नहीं करेगा, हमारी मदद आज स्कैनएफ करेगा। ओके, क्या स्कैनएफ भी गेट सी एच की तरह प्रोग्राम को पॉज करने की पावर रखता है? यस, स्कैनएफ भी गेट सी एच की तरह प्रोग्राम को पॉज करने की पावर रखता है। ओके, अब स्कैनएफ कैसे लिखते हैं? लेट्स डिस्कस दैट सिंटेक्स। तो सबसे पहले बात आती है स्कैनएफ का सिंटेक्स क्या होता है। द स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ के बारे में अब बातचीत शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अबाउट स्कैनएफ, द स्कैनएफ फंक्शन, द स्कैनएफ फंक्शन कौन सी हेडर फाइल से आ रहा है? इज अवेलेबल इन द हेडर फाइल stdio.h। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, पहली बार स्कैनएफ पढ़ रहे हैं इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब अगर स्कैनएफ यूज करना है तो stdio हमें अपने प्रोग्राम में अटैच करनी पड़ेगी। तो जवाब है यस, आपको अटैच करनी पड़ेगी। स्कैनएफ का पर्पस क्या होता है? तो जवाब है इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। ओके, स्कैनएफ लिखते कैसे हैं? हाउ डू वी राइट स्कैनएफ? स्कैनएफ को लिखने का जो सी लैंग्वेज ने सिंटेक्स दिया है आपको, एवरीवन वॉच वेरी वेरी केयरफुली। उसमें आप स्कैनएफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद डबल कोट्स ऑन करेंगे। अब आपने अगर लेक्चर्स बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं तो आपको याद आएगा, डबल कोट तो हम प्रिंटफ के बाद भी लगाते हैं ना? डबल कोट तो हम प्रिंटफ के बाद भी लगाते हैं ना? यस, लगाते हैं। लेकिन आपको याद होगा प्रिंटफ के बाद जो हम डबल कोट लगाते हैं, उस डबल कोट में हम अपने मन से कुछ भी लिखते हैं ना, हेलो, हाय, वेलकम, कुछ भी लिखते हैं ना जो हमें पसंद आए, जिसे हम बोलते हैं मैसेज। मैसेज ही बोलते हैं ना जो अपने मन से लिखते हैं? यस। लेकिन स्कैनएफ में जो हम डबल कोट लगाते हैं, उसके बाद हम मैसेज नहीं लिखते हैं, हमें यहाँ हेलो हाय वगैरह नहीं लिखना होता। हम यहाँ पर
एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं। क्या होता है वो सिंबल? हम लोगों ने अभी तक वो सिंबल नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अभी तक। हाँ, जिन्होंने पढ़ा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हमने अभी तक अपने इस कोर्स में वो सिंबल नहीं पढ़ा है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर आप बैकस्लैश एन वगैरह की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं। नहीं, मैं बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ दूसरे सिंबल की बात कर रहा हूं जो आज हम पहली बार यूज करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको उनके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मैं अभी बोलूंगा दे आर कॉल्ड स्पेशल सिंबल। फिर इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। कॉमा के बाद हम यूज करते हैं एम्परसेंड। क्या इसको एम्परसेंड बुलाते हैं? क्या इसको एंड बुलाते हैं? नहीं, इसका भी एक ढंग का नाम है, एक ऑफिशियल नाम है जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। इसको ना एम्परसेंड बुलाते हैं ना एंड बुलाते हैं। अभी के लिए आप इसको एम्परसेंड बोल लीजिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और उसके बाद हम मेंशन करते हैं हमारे वेरिएबल का नाम। और क्या स्कैनफ फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं? क्या हम स्कैनफ फंक्शन को बना रहे हैं? तो जवाब है हम स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्योंकि कॉल कर रहे हैं इसलिए लास्ट में आएगा सेमी कोलन। लास्ट में आएगा सेमी कोलन। अब आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए, सर ये स्पेशल सिंबल की जगह पर क्या आने वाला है? तो गौर से सुनिए, ये जो स्पेशल सिंबल लगेगा ये क्या लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप यूजर से किस तरीके का इनपुट लेने वाले हैं। अगर आपको लगता है आप यूजर से इंटीजर लेने वाले हैं, तो इस स्पेशल सिंबल की जगह पर आप लिखेंगे %d। अगर आपको लगता है आप यूजर से फ्लोट लेने वाले हैं, तो इस स्पेशल सिंबल की जगह पर आप लिखेंगे %f। और अगर आपको लगता है आपको कैरेक्टर मिलने वाला है, तो आप इस स्पेशल सिंबल की जगह पर लिखेंगे %c। ये आपको लिखना है। जो भी सिंबल आप यहां पर मेंशन कर रहे हैं ये उसके लिए है। अगर इंटीजर है तो %d आएगा, अगर कैरेक्टर है तो %c आएगा, अगर फ्लोट है तो %f आएगा। क्या हमें इन तीनों को याद रखना पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर आपने इन्हें याद नहीं रखा, अगर आपने गलत सिंबल चूज कर लिया, डेटा टाइप इंट लगाई लेकिन सिंबल लगा दिया %f, या डेटा टाइप फ्लोट लगाई और सिंबल लगा दिया %d, तो गौर करिएगा आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन टाइम पे कर जाएगा क्रैश। और उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है लेकिन रन टाइम पे प्रॉब्लम देता है तो उसे क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में? उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो मंडे वाला, तो मैंने मंडे ही आपको बोल दिया था कि स्कैनफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि स्कैनफ में अगर हम जरा भी लापरवाही करते हैं, जरा भी गलती करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं देता, हमारा प्रोग्राम प्रॉब्लम देता है रन टाइम पे। तो पहली बात जो आप सबको स्कैनफ के बारे में याद रखनी है कि आपको ये टेबल अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। अगर आपको इंटीजर यूज करना है तो %d ही लगेगा, अगर आपको फ्लोट यूज करना है तो %f ही लगेगा, अगर आपको कैर यूज करना है तो %c ही लगेगा। हम ये सिंबल इसलिए लिखते हैं ताकि सी लैंग्वेज समझ पाए कि इनकमिंग डेटा को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। हम ये सिंबल्स इसलिए लिखते हैं ताकि सी लैंग्वेज को पता चले कि इनकमिंग डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है। इसलिए मैं बहुत देर से इन तीनों को सिंबल सिंबल बोले जा रहा हूं। अब आप इनका ढंग का नाम सुन लीजिए। इन तीनों को सी लैंग्वेज की इंग्लिश में बुलाया जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये सारे सिंबल सी लैंग्वेज की इंग्लिश में कहलाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। बहुत सिंपल है इस वर्ड का मतलब। फॉर्मेट का मतलब बताइए? फॉर्मेट का मतलब होता है कंप्यूटर्स में पैटर्न, राइट? स्पेसिफायर का मतलब होता है बताना या इन्फॉर्म करना या जस्टिफाई करना। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ये इन्फॉर्म करते हैं, ये बताते हैं कि इनकमिंग डेटा का पैटर्न कैसा है। यस यस इश्नूर, इसलिए क्योंकि स्कैनफ तीनों को हैंडल करेगा ना। तो स्कैनफ को नहीं पता ना कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो इंट है कि फ्लोट है कि कैर है। स्कैनफ ने आपके वेरिएबल की टाइप नहीं देखी है ना, इसलिए स्कैनफ को ये वाला सिंबल चाहिए होता है।
अभी बताता हूं आपको इस सिंबल का रोल क्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन अपने कोड की तरफ वापस। तो अगर आप मेरे प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो मुझे स्कैनफ की जरूरत है, तो जवाब है हाँ है। मुझे भी तो इनपुट लेना है, तो मैं स्कैनफ लगाऊंगा, डबल कोट्स ऑन करूंगा, और अब डबल कोट्स में आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा? मुझे याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं इंटीजर ले रहा हूं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा परसेंटेज। ठीक, अगर मैंने गलती से परसेंटेज डी की जगह एफ लगा दिया या कुछ और लगा दिया, तो मैं फिर याद दिला दूं आपको, प्रोग्राम 100% कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स। इसलिए इसका मैं आपको अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अगला लेक्चर हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, तब आप देखना रन टाइम एरर आती है तो प्रोग्राम बिहेव कैसे करता है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, यहां हम लिखेंगे परसेंटेज डी डबल कोट्स बंद, और इसके बाद कॉमा लगाकर एम्परसेंड और वेरिएबल का नाम ए। या दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात मैंने बोली फॉर्मेट स्पेसिफायर सही चुनिएगा। दूसरी बात, जो आप यहां परसेंटेज डी वगैरह लगा रहे हैं, गलती से भी उसके बाद कोई स्पेस मत छोड़ दीजिएगा। अगर आपने गलती से भी स्पेस छोड़ दी, तब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप प्रिंटएफ में जितना मन आए उतना स्पेस छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कैनएफ में कोई स्पेस नहीं छोड़नी है। दिव्यांशी, डबल कोट वहीं बंद होंगे जहां फॉर्मेट स्पेसिफायर बंद हो रहा है, उसके लास्ट में नहीं बंद होने। एम्परसेंड ए डबल कोट के बाहर लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। इसलिए मेक श्योर सब कुछ डबल कोट के अंदर आए, उसके बाद ये कॉमा आए, और उसके बाद आपको ये एम्परसेंड लगाना है। या मैं ये भी बता दूं, अगर आपने ये एम्परसेंड भी मिस कर दिया, गौर से देखिए, अगर आपने ये एम्परसेंड भी मिस कर दिया, तब भी आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ये प्रोग्राम गलत लिखा गया है। लिखा गया है ना गलत? मैंने ए के आगे से एम्परसेंड हटा दिया ना, लेकिन फिर भी सी लैंग्वेज इसमें सिंटेक्स एरर नहीं देगी। क्या करेगी? इसे भी कर देगी कंपाइल, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रन टाइम एरर। अगर आपको लग रहा है सर ये एम्परसेंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये एम्परसेंड क्यों लगाने पे इतना जोर दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो एम्परसेंड है, इसका ढंग का नाम आप सुन लीजिए। इस एम्परसेंड को भी एम्परसेंड नहीं बुलाना है। इस एम्परसेंड का प्रॉपर नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस एम्परसेंड का प्रॉपर नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और अगर आज का लेक्चर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैंने आपसे अब भी कहा था आधे घंटे पहले कि जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल्स रैम में क्रिएट होते हैं, और रैम में हर सेल की पहचान किससे होती है? रैम में हर सेल की पहचान एड्रेस से होती है। अभी ज्यादा चिंता मत करिएगा इस एड्रेस को लेकर, इसके बारे में खूब अच्छे से हम लोग बात करेंगे जब हम सी में पहुंचेंगे, ऑन द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज पॉइंटर। इसके बारे में खूब अच्छे से बात करेंगे जब हम सी में पहुंचेंगे, ऑन द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज पॉइंटर। जैसे याद कीजिए, आप वॉइड का मतलब समझने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? आप वॉइड का मतलब समझने के लिए याद करिए किसका इंतजार कर रहे हैं? तो जवाब है, आप वॉइड का मतलब समझने के लिए फंक्शन चैप्टर का वेट कर रहे हैं। जैसे फंक्शन आपको वॉइड अच्छे से समझाएगा, बिल्कुल ऐसे पॉइंटर चैप्टर का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। सी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सी लैंग्वेज की बैकबोन है ये चैप्टर। अगर मार्केट में आज सी लैंग्वेज पिछले 48 ईयर से सरवाइव कर रही है, तो सिर्फ एक ही टॉपिक के कारण कर रही है, जिस टॉपिक का नाम है पॉइंटर। अभी नहीं आएगा, पॉइंटर आएगा फंक्शंस के बाद। और जब हम लोग पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा हम लोग क्यों अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसलिए तब तक के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सर ये क्यों लगा रहे हैं, क्यों का जवाब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, नहीं कोई गैप नहीं छोड़ना है अनन्या, कहीं कोई गैप नहीं छोड़ना है। परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर आएगा, और बिल्कुल उस डबल कोट के बाद हमें क्या लिखना है? बिल्कुल उस डबल कोट के बाद हमें कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद हमें लगा देना है एम्परसेंड। ठीक है, आ रही है बात समझ? अब आपको मैं इन चारों लाइनों का वन बाय वन इफेक्ट समझाता हूं, तो आपको पता चलेगा कौन सी लाइन से क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूंगा ये पहली लाइन क्या कर रही है? इंट है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये लाइन रैम में 2 बाइट की स्पेस रिजर्व कर रही है। मैं पूछूंगा क्या वो 2 बाइट की स्पेस हमें दिखेगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, वो इंटरनल है, हमें कुछ नहीं दिखेगा। ओके, CLR SCR से क्या हो रहा है? CLR SCR स्क्रीन को क्लियर कर रहा है। क्या स्क्रीन क्लियर होके हमें दिखेगी? आपका जवाब होगा नहीं, स्क्रीन तब दिखती है जब स्क्रीन पॉज हो। अभी वो पॉज कहाँ हुई है?
अभी तो सीधे क्लियर स्क्रीन के बाद प्रिंट एफ चल जाएगा। प्रिंट एफ क्या करेगा? प्रिंट एफ स्क्रीन पे मैसेज लिखेगा एंटर योर एज, और प्रिंट एफ के बाद कंपाइलर को नजर आएगा स्कैन एफ। मैंने आपसे क्या कहा था? स्कैन एफ को देखते ही कंपाइलर का पहला एक्शन क्या होता है? तो जवाब है, पहला एक्शन होता है कंपाइलर प्रोग्राम को पॉज करवा देगा। यहां आकर आपका प्रोग्राम पॉज हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे वो गेट ch में हुआ करता था। और पॉज होने के तुरंत बाद आपके सामने कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी और आपका प्रोग्राम वेट करेगा कि एज अ यूजर आप एंटर योर एज के बाद अपनी एज टाइप करें। यानी आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पॉपअप होगी कंसोल की और लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे एंटर योर एज। प्रोग्राम वेट करेगा आपके प्रोग्राम का इनपुट लेने के लिए। ठीक, अब एज अ यूजर आपको यहां इनपुट टाइप करना है। इमेजिन करिए आपने इनपुट अपनी तरफ से टाइप करा 25। अच्छे से सुनना मेरी बात ध्यान से। आप मुझे बताइए, जो 25 है, हम इंसानों को ये 25 नजर आ रहा है? जल्दी बताओ। एक इंसान के तौर पे एज अ ह्यूमन, कैन यू सी दिस 25? यस, बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं आप इस 25 को? बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन आंसर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर देख सकते हैं क्योंकि हमें आंखें दी हैं भगवान ने। वाकई में इसका यही जवाब है। देख सकते हैं क्योंकि हमें आंखें दी हैं भगवान ने, राइट? हम देख सकते हैं कि ये 25 है। आप स्कैनएफ को इस मामले में ब्लाइंड मानिए। आप स्कैनएफ को इस मामले में ब्लाइंड मानिए। स्कैनएफ को नहीं दिखता है कि आपने 25 टाइप करा है। आपने क्या टाइप करा है, स्कैनएफ इसका अंदाजा लगाता है। किसके थ्रू अंदाजा लगाता है? इसके थ्रू लगाता है जिसको हम बोल रहे हैं परसेंटेज डी। अब जरा वापस आइए थ्योरी में और बताइए परसेंटेज डी का मतलब स्कैनएफ के लिए क्या है? तो परसेंटेज डी का मतलब स्कैनएफ के लिए इंटीजर है। अब आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आप ये सिंबल गड़बड़ कर देते हैं तो प्रोग्राम रन टाइम पे एबनॉर्मली बिहेव क्यों करने लगता है। अगर ये सिंबल आपने गलत कर दिया तो स्कैनएफ का इंटरप्रिटेशन, स्कैनएफ का चीजों को समझना गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहां पर लगाना है परसेंटेज डी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा स्कैनएफ 25 को इंटीजर मानेगा, तो आपका जवाब होगा हाँ सर, स्कैनएफ 25 को इंटीजर मानेगा। क्या इसलिए स्कैनएफ 25 को इंटीजर मानेगा कि 25 एक इंटीजर है? आप बोलेंगे नहीं, स्कैनएफ इसलिए उसे इंटीजर नहीं मानेगा कि वो इंटीजर है। वो इसलिए इंटीजर मानेगा कि यहां फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया हुआ है हमने परसेंटेज डी। परसेंटेज डी को हिंदी में बोलूं तो स्कैनएफ को परसेंटेज डी बताता है तैयार हो जाओ एक इंटीजर आने वाला है। स्कैनएफ को परसेंटेज डी बताता है तैयार हो जाओ एक इंटीजर आने वाला है। तो स्कैनएफ इस इंटीजर को पिक करेगा और अब इसे ले जाकर स्टोर करेगा आपके वेरिएबल ए के अंदर। बट याद कीजिए, वेरिएबल रैम में है। रैम किससे मिलकर बनी है? रैम बनी है बिट्स में मिलकर, राइट? तो मैं आपको यहाँ 25 दिखा रहा हूं। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको यहाँ 25 दिखा रहा हूं। हकीकत में यहाँ 25 स्टोर नहीं हुआ है। यहाँ 25 का बाइनरी स्टोर हुआ है। यहाँ 25 नहीं है, यहाँ 25 का बाइनरी वर्जन है। और 25 का बाइनरी वर्जन 0 और 1 के फॉर्म में स्कैनएफ ने आपके लिए स्टोर करा है। दैट मीन्स एज अ ह्यूमन हमें यहाँ 25 दिख रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ 25 की भी गई है बाइनरी वैल्यू। ये आपके लिए स्कैनएफ फंक्शन कर देगा। ओके, अब इसके बाद अगर आप आउटपुट देखें तो मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम मैसेज प्रिंट करे योर एज इज 25। मैसेज प्रिंट करे, राइट? मैसेज कौन प्रिंट करता है? क्या मैसेज स्कैनएफ प्रिंट करता है? नहीं। इस बार फिर हमें अपने पुराने फंक्शन को यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिंटफ। फंक्शन पुराना है लेकिन सिंटेक्स आज हम नया यूज करेंगे। आई होप आपको मेरी एक बात याद होगी। प्रिंटफ के सी लैंग्वेज में 4 सिंटेक्सेस होते हैं। मैंने आपसे कहा था प्रिंटफ के सी लैंग्वेज में 4 सिंटेक्सेस होते हैं। आज आप प्रिंटफ का चौथा सिंटेक्स देखने वाले हैं। तो क्या हम प्रिंटफ के 3 सिंटेक्स देख चुके हैं? यस, हम प्रिंटफ के 3 सिंटेक्सेस देख चुके हैं। कैसे? हमने एक प्रिंटफ वो पढ़ा है जिसको हम सिंपल मैसेज देते हैं तो वो मैसेज प्रिंट करता है। दूसरा प्रिंटफ पढ़ा है जिसको हम \n वगैरह देते हैं तो वो कर्सर को शिफ्ट करता है। तीसरा प्रिंटफ हमने पढ़ा है जिसको हम डबल \/ के साथ कुछ देते हैं तो वो उन सिंबल्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। याद है आपको ये तीनों प्रिंटफ, राइट? अब आते हैं हम प्रिंटफ के एक और नए स्टाइल पे। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद हम अपना मैसेज लिखेंगे योर एज इज। अब एक डाउट दिमाग में आना चाहिए, सर योर एज इज के पहले हमने \n नहीं लगाया। अगर \n नहीं लगाते हैं हम प्रिंटफ में
तो आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे तो आता ही नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन इस बार आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आपको दिखेगा। इस बार आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा। सवाल है क्यों दिखेगा? क्योंकि जब यूजर 25 लिखेगा, तो गौर करिएगा 25 लिखने से कुछ नहीं होगा। स्कैनएफ प्रोग्राम को आगे तभी बढ़ने देगा जब यूजर 25 लिखने के बाद एंटर की स्ट्राइक करे। जब यूजर 25 लिखने के बाद एंटर की स्ट्राइक करे। जैसे आप याद करिए, आप जीमेल में अपना लॉगिन आईडी फिल करते हैं, अपना पासवर्ड फिल करते हैं, फिर आप एंटर स्ट्राइक करते हैं ना, ताकि जीमेल आपको आपके इनबॉक्स पे ले जाए। खाली यूजर आईडी पासवर्ड लिखकर बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। आप एंटर स्ट्राइक करते हैं या लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ तो करते हैं ना, राइट? तो जैसे आप जीमेल के लिए एंटर स्ट्राइक करते हैं, ऐसे स्कैनएफ के लिए भी आपको एंटर स्ट्राइक करना पड़ेगा अपनी वैल्यू देने के बाद। अगर आपको लग रहा है सर मैं एंटर स्ट्राइक नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो प्रोग्राम आपका पॉज हो जाएगा, वहीं बैठा रहेगा प्रोग्राम, आगे ही नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपने कीबोर्ड से एंटर की स्ट्राइक ना करें। और आप दिमाग लगाइए, जब आप एंटर स्ट्राइक करेंगे तो कर्सर अपने आप नेक्स्ट रो पे चला जाएगा कि नहीं? फटाफट जवाब दीजिए। चला जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन योर एजेस के पहले नहीं लिया है। अगर आपको लग रहा है सर मैं ले लूं तो बैकस्लैश एन योर एजेस लिखूं तो आप देखेंगे एंटर योर एज और योर एजेस के बीच में एक कंप्लीट ब्लैंक लाइन आपको दिखेगी। आउटपुट में गैप बढ़ जाएगा। मुझे वो गैप नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई बैकस्लैश एन नहीं दिया है। ओके, अब मुझे बताइए योर एज इज के बाद, योर एज इसके बाद मुझे ए वेरिएबल प्रिंट करना है या मुझे ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। योर एज इसके बाद वेरिएबल ए प्रिंट करना है या वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करनी है? जवाब है वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मैंने लिख दिया योर एज इज ए, अगर मैंने प्रिंटएफ में लिख दिया पुराने दिनों की तरह योर एज इज ए, तो याद रखिएगा मेरा प्रोग्राम आउटपुट में क्या दिखाएगा? मेरा प्रोग्राम आउटपुट में दिखाएगा, ध्यान से देखिए, मेरा प्रोग्राम ये 25 नहीं दिखाएगा, बोलेगा योर एज इज ए। मेरा प्रोग्राम ये आउटपुट दिखाएगा। क्या यूजर को 25 की जगह ए समझ में आएगा? अब बताओ, नहीं आएगा ना? तो ऑब्वियस सी बात है, हमको यहाँ पर 25 चाहिए। 25 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 25 तो मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर्ड है। क्या हम 25 का बाइनरी दिखाना चाहेंगे? जवाब है नहीं, हम 25 का बाइनरी भी नहीं दिखाएंगे। हम चाहेंगे 25 इंटीजर फॉर्म में दिखे। तो हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे परसेंटेज डी। हम यहाँ पर फिर यूज करेंगे परसेंटेज डी। इसका मतलब परसेंटेज डी डबल रोल प्ले करता है। हाँ जी, परसेंटेज डी डबल रोल प्ले करता है। जब वो स्कैनएफ के साथ लगता है तो वो दिए गए इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और जब वो प्रिंटएफ के साथ लगता है तो वो रैम में पड़े हुए बाइनरी को कन्वर्ट करता है इंटीजर फॉर्म में, ताकि यूजर को वो वैल्यू समझ में आए। लेकिन रैम में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, आपको कैसे पता कि परसेंटेज डी आप ही के वेरिएबल को कन्वर्ट करेगा? तो उसके लिए इस डबल कोड के बंद होने के बाद हम कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद हम ए लिख देते हैं। ये ए क्यों लिख रहे हैं हम? ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम कंपाइलर को ये कन्वे कर पाए कि हमें इस ए की वैल्यू यहां पर कन्वर्ट होकर चाहिए। ए हमारा वेरिएबल का नाम है और यहां हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे केस में है 25। और क्या इस ए के पहले एम्परसेंड नहीं आएगा? नहीं। प्रिंटएफ में हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते, स्कैनएफ में एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, प्रिंटएफ में नहीं लगाते हैं। अगर आपको लग रहा है सर लगा दूं तो, अगर मैं प्रिंटएफ में भी ए के पहले एड्रेस ऑपरेटर लगा दूं, मेरा वही जवाब होगा जो बार बार है, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन टाइम पे बिहेवियर मिलेगा आपको एब्सर्ड। इसलिए याद रखिएगा, स्कैनएफ में आपको हमेशा एम्परसेंड लगाना है, प्रिंटएफ में नहीं लगाना है। कॉलिंग नहीं बोल रहे हैं अहमद, या हम ए मेंशन कर रहे हैं। कॉल हमेशा फंक्शन को बोलते हैं। नहीं है जरूरी प्रिंस, अगर एक वेरिएबल है तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बेटर है ना वेरिएबल का नाम लिखने की आदत डाल लें। अगर नहीं लिखेंगे तो आगे के कोड्स में दिक्कत जाएगी। सो इट्स बेटर हम अपनी तरफ से वेरिएबल का नाम हमेशा लिखें। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा प्रिंटएफ होगा और अब हम चाहेंगे प्रोग्राम पॉज हो जाए। वो कैसे होगा? प्रोग्राम पॉज होगा जब हम लास्ट में कॉल करेंगे अपना पुराना फंक्शन। वो कौन है? वो है गेट ch। और फिर इसके बाद हम कोड कर देंगे बंद। ये था यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने का प्रोसेस। अब आप इसका प्रैक्टिकल घर पे कीजिएगा। अगले लेक्चर में सबसे पहले आपके डाउट सॉल्व करूंगा मैं,
और फिर आपको मैं बताऊंगा अगर हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं तो हम कैसे लेंगे। समझ आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, दिस इज पेज 3। कोई भी कैरेक्टर नहीं, कोई भी इंटीजर वेरिएबल अगर हम बनाते हैं तो वो मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।